नमो वादन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो वच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूनम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। ये स्लाइड शेयर हो रही है। ओके, तो हमने पिछली बार चैप्टर नंबर 15 का एक पार्ट देखा था जिसमें इंद्रियों के बारे में 9 द्वारों से चर्चा की गई थी। 9 तरीके से इंद्रियों का विश्लेषण और विवेचन किया गया था। आज हम शेष जो 24 द्वार में से जितने भी द्वार बाकी रह गए थे उनकी चर्चा हम इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक मुद्दा ये भी सामने आया कि क्या इंद्रियों के द्वारा कर्म को देखा जा सकता है। तो इसके विषय में आचार्य का कहना है, श्यामाचार्य का, और ये कहना चाहिए कि तीर्थंकरों का, कि कार्मिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने सटल होते हैं कि इंद्रियों के द्वारा उन्हें देखना संभव नहीं होता है, और उसे देखने के लिए सामान्य अवधि ज्ञान भी काम नहीं आता है। उसके लिए विशिष्ट अवधि ज्ञान या केवल ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कर्म जैसे पार्टिकल्स को देखना सेंसेस के लिए संभव नहीं है। एक प्रश्न जैसा भंडारी साहब पिछली बार कह रहे थे कि रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पड़ता है तभी हम किसी पदार्थ को देख या जान पाते हैं। तो वो वस्तु का रिफ्लेक्शन अलग चीज है और ऑब्जेक्ट अलग चीज है। सो ऑब्जेक्ट तो दूर रहता है आंखों से, उसका रिफ्लेक्शन भले हमारी आंखों पर आ सकता है और हम उसे देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा एक तरीके का प्रसंग है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अपने मिरर के सामने खड़ा है, अपना चेहरा देख रहा है या अपनी बॉडी को देख रहा है, तो वो वास्तव में देखता क्या है? मिरर को देखता है या अपनी बॉडी के रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है या अपनी बॉडी को देखता है? तो इस विषय में आंसर दिया गया कि वो मिरर को तो देखता ही है, क्योंकि मिरर एक फिजिकल चीज है जो कि उसकी आंखों की रेंज में है और उसे दिखाई देती है। और दूसरा, जब वो मिरर के सामने खड़ा होता है तो वो अपनी बॉडी के रिफ्लेक्शन को देखता है। तो वो रिफ्लेक्शन देख सकता है किंतु बॉडी इटसेल्फ को इस रूप में नहीं देख सकता है, क्योंकि वो बॉडी, आंखें जो है सीधी बॉडी से अपने कनेक्टेड है और बॉडी स्वयं की बॉडी है। तो वो जो कुछ देख रहा है वो रिफ्लेक्शन देख रहा है, वो बॉडी को उस समय नहीं देख रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्शन का जो थोड़ा कंसेप्ट किस रूप में आगम में आया है कि आंख इंद्रियां किस तरह से रिफ्लेक्शन को देखती है, उसकी चर्चा एक अलग तरीके से की गई है इस प्रसंग में। अब प्रश्न आता है कि ये हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की बात कर रहे हैं। तो ये जीव पूरी सृष्टि में ये इंद्रियों से जो युक्त जीव हैं वो कहाँ कहाँ किस किस रूप में सृष्टि में पाए जाते हैं, तो वो एक प्रसंग में चर्चा हो रही है। और दूसरा एक बात, ये कुछ संदर्भ है या कोई विशेष उस संदर्भ में एक प्रसंग ये भी आया है कि कोई भी वस्तु पदार्थ स्पेस के अंदर रहती है तो वो कितना स्पेस लेती है, कितना स्पेस पॉइंट्स लेती है।
तो ये कहा गया कि पदार्थ जैसा भी होगा, वो जितना भी, चाहे वो फोल्डेड फॉर्म में हो, क्यूबिक फॉर्म में हो, शेप में हो, चाहे वो स्प्रेड शेप में हो, वो जितना पदार्थ को स्पेस चाहिए तो वो क्यूबिक शेप में भी उतना ही स्पेस लेता है जितना स्प्रेड शेप में लेता है। सो ये दोनों ही चीजें, उसको इक्वल नंबर ऑफ स्पेस पॉइंट्स जरूरत पड़ती है किसी भी पदार्थ को अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए स्पेस में। तो ये कोई ये सोचे कि जैसे कपड़ा है, हम कोई साड़ी है या कोई कपड़ा है जिसको हम फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करने के बाद वो बहुत छोटा हो जाता है, तो सोचने वाला ये समझता है कि वो कम स्पेस ले रहा है। और हमें देखने में भी, क्योंकि हम अपने सामान जो घरों में रखते हैं, तो अगर हम उसे फोल्ड करके रखते हैं तो स्पेस कम लगता है, और उसे अगर स्प्रेड करके रखते हैं तो स्पेस ज्यादा लेता है। किंतु जहां तक स्पेस पॉइंट्स की बात है, तो आचार्य का कहना है कि पदार्थ चाहे वो स्प्रेड हो चाहे वो फोल्डेड फॉर्म में हो, उसको जो स्पेस पॉइंट्स लग रहे हैं वो तो उतने ही लगते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। बट हाँ, ग्रोस दृष्टि से हमें लगता है कि हमने फोल्ड करके रखा तो हम बहुत सारी चीजें एक ही अलमीरा के अंदर रख सकते हैं। अगर हम स्प्रेड करके रखेंगे तो एक साड़ी भी पूरी अलमीरा के अंदर नहीं आएगी। सो ऐसा हम स्थूल दृष्टि से समझते हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पेस जो है वो फोल्डेड फॉर्म हो चाहे वो स्प्रेड फॉर्म हो, दोनों में समान लगता है। अब ये है कि यहाँ पर बात आ रही है कि पूरा यूनिवर्स, कॉस्मोस जो है, उसके अंदर जो भी जीव हैं, तो कौन से जीव हैं जो पूरे स्पेस में फैले हुए हैं, और कौन सी इंद्रिय के जीव हैं जो स्पेस के एक पर्टिकुलर पार्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि पूरा कॉस्मोस जो भी है, जिसे हम कॉस्मिक स्पेस भी कह दें या कॉस्मोस कह दें, यूनिवर्स कह दें, जैन की दृष्टि में जिसे लोक कहा जाता है, वो पूरे धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं और मेटर, और जो इस एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं और विशेष रूप से सूक्ष्म जो जीव होते हैं, वो संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। स्थूल जीव हैं बादर, जिन्हें कहा जाता है 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के प्राणी, ये स्पेस के एक पर्टिकुलर पार्ट में पाए जाते हैं। इन कॉस्मिक स्पेस के भी एक पर्टिकुलर सेंट्रल जो नाड़ी है, जिसे त्रस नाड़ी कहा जाता है, ये इतने ही स्पेस में ये जीव पाए जाते हैं। बाकी स्पेस का जो है बता दिया गया है कि जो सटल एक इंद्रिय वाले जीव हैं वो सारी जगह आप देख सकते हो उनको। इसी प्रसंग में जम्बूद्वीप के बारे में भी बात आई कि जम्बूद्वीप जो है वो स्पेस में, कितना स्पेस में फैला हुआ है या किन द्रव्यों से उसका कनेक्शन है। तो ये है कि जम्बूद्वीप का अपना 1 लाख योजन का है, तो वो उतनी जगह तो लेता ही है। साथ साथ में धर्मास्तिका, धर्मास्तिका आदि द्रव्यों से वो जुड़ा हुआ है, परंतु धर्मास्तिका तो पूरे कॉस्मिक स्पेस, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो कॉस्मोस के हिसाब से है। तो जम्बूद्वीप तो उसको एक पार्ट में ही कवर कर सकता है, पूरा उसे कवर नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा प्रसंगवश बीच में कुछ इस तरह के विषयों की चर्चा भी देखने को मिलती है। और ट्रांसकॉस्मोस के बारे में कहा गया है कि ट्रांसकॉस्मोस, जिसे हम अलोक कहते हैं, लोक से बाहर जो वैक्यूम स्पेस है वो इनफाइनाइट है, और उसके अंदर ये लोक जो है ऐसा लगता है कि एक छोटा सा थिगल, जैसे पेच कहा जाता है, अपन कपड़ा फट जाता है और उसमें पेबंद लगाते हैं, तो पेबंद का स्थान पूरे कपड़े के अंदर बहुत छोटा होता है, उतना सा ही कॉस्मिक स्पेस है या यूनिवर्स है, पूरे इनफाइनाइट जो स्पेस है उसके अंदर। बाकी सारा जो है वो ट्रांसकॉस्मोस है, यानी अलोक है, प्योर स्पेस है जहाँ कोई भी पदार्थ नहीं है। अभी हम इंद्रियों का मूल प्रसंग हमारा चल रहा है, तो उस प्रसंग में ये जानकारी करने की कोशिश की गई है कि इंद्रियों की रचना जीव किस तरह से करता है, कैसे करता है, क्या चीजें मेन मटेरियल कॉज के रूप में काम में आती है इंद्रियों के निर्माण में। तो ये कहा जा रहा है कि फिजिकल जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं वो स्पेशली 5 प्रकार की हैं, और 5 प्रकार की इंद्रियों की रचना जो है फिजिकल रूप में जबकि होती है, तो वो दोनों तरह से उसका बाह्य रूप भी बनता है और आंतरिक रूप भी बनता है। तो विशेष रूप से आगमों में बाह्य रूप की चर्चा न करके आंतरिक रूप की चर्चा की गई है, और आंतरिक जो रचना होती है या बाह्य रचना भी जो कुछ होती है, वो विशेष रूप से नाम कर्म, जो 8 कर्मों में नाम कर्म कहलाता है। नाम का मतलब है बॉडी,
सो बॉडी मेकिंग जो कर्म है, और उसके अंतर्गत भी कई तरह की प्रकृतियां हैं। तो उसमें अंगोपांग नाम का जो कर्म होता है, जिससे अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं या इंद्रियां बनती है, उस कर्म के योग से, सहयोग से ये जो है पांचों प्रकार की इंद्रियों का निर्माण होता है। तो उसमें द्रव्येंद्रिय भी है और उपकरण इंद्रिय भी है। तो फिजिकल रूप में जो भी कुछ रचना हो रही है इंद्रियों की, वो नाम कर्म और विशेष रूप से अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है, यानी उस कर्म के फलस्वरूप होती है। और साथ साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम भी होता है, क्योंकि उपकरण इंद्रिय जो इंस्ट्रूमेंट है हमारी इंद्रियों के अंदर, जिससे कि हम पदार्थों को परसीव करते हैं या रिसीव करते हैं या सेंस डेटा बाहर से रिसीव करते हैं, तो वो जो एनर्जी है हमारे अंदर, या इंस्ट्रूमेंट है जो रिसीव सेंस डेटा को रिसीव करने का या डिटेक्ट करने का काम करता है, तो उसको जो एनर्जी काम में आ रही है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षोपशम से मिलती है। वो एनर्जी पावर मिलती है जिससे कि वो विषय को डिटेक्ट कर सकता है। और जहां तक कि भावेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, जो फिजिकल सेंसेस हैं उनको शास्त्र में द्रव्येंद्रिय कहा गया है, और जो भावेंद्रिय है उसके लिए या साइकिकल सेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भावेंद्रिय कहलाती है। भाव का मतलब चेतना है। सो चेतना किस तरह से इंद्रियों के माध्यम से वर्क करती है, उसको भावेंद्रिय के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। और वो विशेष रूप से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षोपशम से जनरेट होती है। तो उससे हम, एक तो पहली बात है कि जानने की जो एबिलिटी है हमारे अंदर, पावर है, वो डेवलप होती है। और फिर हम उस पावर का जब यूज करते हैं तो वो उपयोग इंद्रिय कहलाती है। तो ये जो भी साइकिकल इंद्रियां हैं, ये विशेष रूप से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयपशम या उपशम से हमको प्राप्त होती है, जिसको कि एनिहिलेशन कह सकते हैं, पार्शियल एनिहिलेशन या कंप्लीट एनिहिलेशन। उससे ये इन इंद्रियों का आंतरिक रूप से विकास होता है। अब इंद्रियों के संदर्भ में ये बात आ रही है कि इंद्रियां जब कभी किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो क्या डायरेक्टली वो पदार्थ को उसी एक ही मोमेंट के अंदर जैसे संपर्क में आती है वैसे ही जान लेती है? तो ऐसी बात नहीं है। ये कहा जाता है कि कम से कम 5 स्टेजेस में ये कोई भी सेंसरी नॉलेज जब हमें होता है तो वो 5 लेवल्स पर होता है, 5 स्टेजेस में होता है। सो फर्स्ट स्टेज उसकी होती है व्यंजनावग्रह, जैसे अन्य भारतीय दर्शनों में इंद्रिय सन्निकर्ष कहा गया है। इंद्रिया पदार्थ के सबसे पहले संपर्क में आती है, जिसे व्यंजनावग्रह कहा जाता है। दूसरा है कि जैसे ही वो संपर्क में आएगी तो उसे थोड़ा कुछ पदार्थ का रिफ्लेक्शन मिलता है, बहुत क्लियर नहीं होता है, वो बहुत वेग होता है। सो इस तरह का जो जिस रिफ्लेक्शन को के बारे में कुछ कहना संभव नहीं होता है, बट हाँ पता चलता है कि देयर इज समथिंग which is coming into our contact of our senses। तो ये जो इस तरह का थोड़ा बोध होता है कि कोई चीज है, कोई प्रेजेंट, कोई व्यक्ति प्रेजेंट है या कोई वस्तु हमारे सामने है, इस तरह का हल्का सा जो बोध होता है, और विशेष रूप से पदार्थ के केवल अस्तित्व का पता चलता है। उसे भी अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता है, कोई वर्ड्स देना संभव नहीं होता है, कोई लैंग्वेज देना संभव नहीं होता। ये स्टेज जो होती है अर्थावग्रह कहलाती है। देन हमें जो एक सिंपल हमें जो स्टिमुलेशन मिलता है, सिंपल कहना चाहिए कि सेंस डेटा हमें जो मिलता है, तो उसके ऊपर हम स्पेकुलेट करते हैं, यहाँ करते हैं कि ये चीज क्या हो सकती है, ये टेबल है कि कुर्सी है कि कोई मनुष्य है कि कोई पिलर है। सो ये इस तरह से हम, क्योंकि हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, तो उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, स्पेकुलेट करना शुरू करते हैं, और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इस तरह का हम जब थिंक करते हैं, अंदर में लॉजिकल जो है एक तरह से इंक्वायरी करते हैं। सो ये स्टेज यहाँ कहलाती है। एंड उसके बाद में हमें लगता है कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे कि ये पदार्थ होना चाहिए, और फिर काफी उसमें क्लैरिटी जब आ जाती है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कुर्सी है या टेबल है या ये मनुष्य खड़ा है या कोई पिलर है। ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है, तो उस स्टेज पर आकर के हम डिसीजन ले लेते हैं कि दिस इज दिस। तो ये अवाई की स्टेज कहलाती है।
और जब अवाय हो जाता है तो उसके बाद में आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपका जो इम्प्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन की है वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है। और जितने समय तक आप उस ऑब्जेक्ट को थिंक करते रहते हैं उतने उसके इम्प्रेशन गहरे होते चले जाते हैं माइंड के अंदर। और वो आगे चल करके फ्यूचर में, इसको धारणा की स्टेज कहते हैं, जितने समय तक आप कंटिन्यूअस उस चीज को सोच रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो वो धारणा की स्टेज हो जाती है। और कुछ समय के बाद आप किसी और ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन आपके दिमाग में बने थे उस ऑब्जेक्ट को डिसाइड अच्छी तरह से क्लियरली जानने के बाद में दिमाग के अंदर, तो कितने इम्प्रेशन गहरे बने थे उसके आधार पर आपको फ्यूचर में जब कभी उस तरह का ऑब्जेक्ट पुनः देखने का चांस होता है, मौका मिलता है, तो आप उस वो इम्प्रेशन आपके अवेकन हो जाते हैं कि ओ दिस इज दैट ऑब्जेक्ट। तो वो आप अतीत का जो आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस वस्तु के बारे में, वो सपोर्ट करता है उस वस्तु को सेकेंड टाइम बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टाइम में जानने में। तो उसे धारणा की स्टेज कहते हैं कि माइंड में कितने समय तक वो इंफॉर्मेशन आपके रिटेन करती है, इम्प्रिंट रहती है, उसके आधार पर आपको मेमोरी उस चीज की होती है। कुछ लोग जो हैं चीजों को देखते हैं और क्विकली जो है किसी और पदार्थ पर फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर उस चीज की मेमोरी भी उनके दिमाग में उतनी स्ट्रांग नहीं बनती है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है नॉलेज और फिर भूल भी जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो धारणा के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मेमोरी स्ट्रांग है या वीक है, आपने उस चीज पर कितना लंबे समय तक कंसंट्रेट किया था जानने के बाद और कितना क्लियरली उसके बारे में सोचा था, उसके आधार पर उस चीज की मेमोरी फ्यूचर में आपको होती है। अब है कि ये हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां होती हैं ये कितनी होती हैं, तो जनरली हम यही कहते हैं कि 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। बट शास्त्रों ने कहा कि ये आंखें 2 हैं इसलिए ये 2 इंद्रियां हैं, कान भी 2 हैं इसलिए 2 इंद्रियां हैं, इसी तरह से नॉस्ट्रिल हमारे 2 हैं तो ये 2 इंद्रियां हैं, और जिह्वा और स्किन को मिलाए, टच इंद्रिय को मिलाए, तो ऐसे टोटल हमारी जो फिजिकल सेंसेस है वो 8 है, वो 5 नहीं है। तो कहने के लिए जनरल के रूप में हम 2 आंखों को एक मान करके या 2 कानों को एक मान करके और 2 नोस्ट्रिल को हम एक मान करके हम 5 कह देते हैं। बट ये हमारा कहने का तरीका हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों आंखें अपने आप में एक अलग अलग इंद्रियां हैं, इसी तरह से दोनों नोस्ट्रिल एक प्रकार से अलग अलग फिजिकल इंद्रियां हैं, कान भी इसी तरह से अलग अलग है। और इस टोटल नंबर मिलाया जाए तो फिजिकल सेंसेस जो है वो 8 प्रकार की मानी गई है। साइकिकल सेंसेस का जहां तक प्रश्न है, यानी भावेंद्रियों का जहां तक संबंध है, वहां तक ही कहा जाता है कि इसमें चूंकि चेतना तो एक ही प्रकार की चेतना वर्क कर रही है, तो पांचों इंद्रियों से जुड़ी हुई 5 प्रकार की चेतना है। सो इसलिए 5 ही भावेंद्रिया तो एक एक ही है, एक हर इंद्रिय से संबंधित, परंतु फिजिकल रचना की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये सारे अलग अलग हम मानते हैं, और इसलिए 8 प्रकार की इंद्रियां हो जाती है। अब एक यहाँ पर बहुत सारे सूत्रों में के अंदर ये चर्चा की गई है कि सभी प्रकार के जो 24 दंडक हैं, 24 प्रकार के जितने भी संसार के सभी प्रकार के जो जीव हैं, उन जीवों में कहाँ किसमें कितनी इंद्रियां पाई जाती है, और अतीत में उन्होंने उन जीवों ने इस तरह की इंद्रियां कितनी बार प्राप्त की है, वर्तमान में कितनी हैं उनके पास में, सब इन जीवों के पास में, और फ्यूचर में वो कितनी और इस तरह की इंद्रियां धारण कर सकते हैं। तो इसके विषय में शास्त्रकार का ये कहना है कि एक सर्वार्थ सिद्ध जो विमान, जिसको लास्ट 26 सबसे उच्च जो स्वर्ग माना जाता है, उसको छोड़ करके बाकी सभी जीवों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो अतीत में, यानी सर्वार्थ सिद्धि के देव भी कहना चाहिए कि वो अतीत में जब कभी किसी रूप में रहे हैं तो अनंत इंद्रियां उन्होंने भी धारण की है। वर्तमान में सभी जीवों की संख्या जो है सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों को छोड़ करके सब जीवों की संख्या जो है शारीरिक दृष्टि से उनका फिजिकल, उनकी बॉडी की जो है वो असंख्य असंख्य मानी गई है, उस हिसाब से असंख्य इंद्रियां वर्तमान में है। और फ्यूचर में जब तक उनका मोक्ष नहीं होता है या मोक्ष जाने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं हो किसी की, तो वो अनंत काल तक इस संसार में इसी तरह से जन्म और मरण करते रहेंगे।
और ये इंद्रिया उन्हें प्राप्त होती रहेगी तो अनंत की संभावना है। किसी का न्यूमरेबल ही हो सकती है, किसी इन्यूमरेबल भी हो सकती है और किसी की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंसेस भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो मोक्ष जाता है या नहीं जाता है या कितने समय से जाता है। तो सभी जीवों के संदर्भ में एक एक जीवों का नाम लेकर के उल्लेख करके उन इंद्रियों की बात की गई है। तो मैंने सारे सूत्रों का ब्रीफिंग जो है इस एक स्लाइड के अंदर कर दिया है। अब जहां तक है कि माइंड के बारे में, तो अभी प्रज्ञापना सूत्र में जहां संज्ञा की चर्चा आएगी वहां पर जरूर माइंड की चर्चा होगी संभवतः। बट अभी इस चैप्टर के अंदर हम इंद्रियों के साथ में मन की चर्चा को नहीं देखते हैं। पर मुझे चूंकि पहले भी आपने प्रश्न पूछा था कि मन के जो 3 प्रकार माने जाते हैं वो किस तरह के हैं, तो मैंने इंद्रियों के साथ इसी चैप्टर को, इस माइंड के बारे में भी 2 स्लाइड्स बनाई है। So mind क्या है? तो mind has no physical structure like other 5 senses, and that is why it is said as semi sense or no इंद्रिय और अनिंद्रिय, और sometimes अतीन्द्रिय भी कह देते हैं। बट ये कहने का अतीन्द्रिय शब्द थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए या ज्यादा सूट होता है, तो यहाँ पर मैंने 2 ही शब्द डाले हैं। सो नो का मतलब इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं। नो का मतलब है कि इट इज सेमी, थोड़े सेंस में इसको कह सकते हैं, ये शत सेंस में, ये पूरा हमारी जो फिजिकल 5 अदर इंद्रियां हैं उनका जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का फंक्शन है, उस तरह से ये इंद्रिय नहीं है फिजिकल रूप में। बट हाँ, ये भी एक इंद्रिय है इस सेंस में कि हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाता है वो तो एक एक इंद्रिय एक एक विषय को जानती है। आंखें केवल रूप को देख सकती है, कान केवल शब्दों को सुन सकते हैं, जिह्वा केवल टेस्ट कर सकती है, नाक के द्वारा सुगंध को ग्रहण किया या दुर्गंध जो है गंध का ग्रहण होता है, और टच के द्वारा केवल टच करने वाली जो चीजें हैं वो जानी जा सकती है। बट मन की एक क्षमता होती है, ये सर्वार्थग्राही होता है, यानी सभी प्रकार की इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उन सभी के सेंस डेटा पर ये विचार कर सकता है, और इसलिए ये 5 इंद्रियों से गृहीत जो भी विषय होते हैं उन सब के बारे में सोच सकता है, और उससे हट करके अतीन्द्रिय विषयों के बारे में भी सोचने की क्षमता इसकी होती है। सो मन की शक्ति तो इन 5 इंद्रियों से बहुत ज्यादा है, और परंतु मन का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता है। मन तभी अस्तित्व में आता है जब आप किसी चीज को थिंक करते हैं या इमेजिन करते हैं या मेमोराइज करते हैं, तो उस समय ही या किसी चीज को याद करते हैं तो उस समय ये मन अस्तित्व में आता है। इसलिए आगमों में एक वाक्य आता है, मन माणे मने, यानी जिस समय आप मनन करते हो उसी समय मन का अस्तित्व है। जिस समय आप कोई चीज सोच नहीं रहे हो, कल्पना नहीं कर रहे हो, किसी चीज को याद नहीं कर रहे हो, तो उस समय मन का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए थॉटलेस स्टेट जो योगी उस स्टेट में रहते हैं, वो स्टेट बनती है कि मन से भी आप बियॉन्ड जा सकते हैं। जहां तक मन की स्वरूप की बात है कि मन जो है 2 लेवल पर काम करता है, फिजिकल और साइकिकल। सो फिजिकल मन का मतलब होता है कि जब कभी हम किसी चीज को थिंक करते हैं या इमेजिन करते हैं या मेमोराइज करते हैं या रीजनिंग करते हैं, किसी भी तरह की मेंटल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हमें ये सब चीजें करने के लिए एक मैटर की हेल्प चाहिए, जिसे कि मनोवर्गणा के पुद्गल कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। ये एक प्रकार का मैटर होता है जो मेंटल इमेजेस और थॉट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो जब कभी आप थिंक करते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, आप किसी कार के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कार का एक इमेज बन जाती है। या कार से संबंधित जो भी आपके थॉट वेव्स बन रहे हैं, तो ये सारे उस मैटर के सपोर्ट से बनते हैं। उसको द्रव्यमन कहा जाता है। और उस चीज को क्रिएट करने में या सोचने में जो हमारी आंतरिक चेतना लग रही है उसको भावमन कहा जाता है। तो हमारी चेतना ही जब सोचने शुरू करती है, थिंकिंग शुरू करती है या इमेजिनेशन शुरू करती है, तो वो उस समय मैटर अपने आप सपोर्ट करता है, उस तरह की मेंटल इमेजेस बनती रहती है या मेंटल थॉट वेव्स बनते रहते हैं। तो ये जो चेतना हमारी माइंड के स्तर पर काम कर रही है उसे भावमन कहा गया है। अभी भावमन ये मन जो है 3 तरह से होता है, जिसे हम कालिकी, हेतुपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा शब्द हमने पहले भी देखा है, संज्ञा शब्द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के रूप में भी काम में लाया जाता है, और संज्ञा शब्द का अर्थ माइंड भी होता है।
और संज्ञा शब्द का अर्थ किसी का नामकरण भी होता है। अपन किस नॉमेनक्लेचर, किसी का नाम कुछ रखते हैं तो वो भी संज्ञा कहलाता है। अक्षर जो लिखे जाते हैं वो भी संज्ञा कहलाते हैं। तो अलग अलग संदर्भ में संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर हम काली की संज्ञा, जिसको तत्वार्थ सूत्र में संप्रधारण संज्ञा भी कहा गया है, और इसकी क्षमता सबसे ज्यादा इस अर्थ में होती है कि ये वर्तमान की चीज के बारे में थिंक कर सकता है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकता है, और पास्ट की चीजों को भी मेमोराइज कर सकता है। तो इसलिए ये एक तरह से विकसित मन होता है हमारी दृष्टि में। और दूसरा है हेतुपदेशी की मन। तो ये मानसिक चेतना से निम्न स्तर की चेतना का विकास है। और कालिक की संज्ञा एक तरह से त्रैकालिक है, वो तीनों कालों से संबंधित किसी भी ऑब्जेक्ट पर सोच सकती है, परंतु हेतुपदेशी की संज्ञा उतनी समर्थ नहीं होती है। और हेतुपदेशी की संज्ञा प्राय वर्तमान कालिक होती है, कहीं कहीं अतीत और अनागत का चिंतन भी इसमें किया जाता है, किंतु ये दीर्घकालिक चिंतन इसमें नहीं होता है। हेतुपदेशी की संज्ञा के विकास में अभिसंधारण यानी अव्यक्त चिंतन होता है। इसलिए संज्ञा वाले जीव अपनी क्रियात्मक शक्ति में अव्यक्त चिंतन का प्रयोग करते हैं। वे चिंतन पूर्वक आहार आदि इष्ट विषयों में प्रवृत्त होते हैं और अनिष्ट विषयों का निवृत्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमें पशु पक्षियों में दिखाई देती है, वो इस तरह की हेतुपदेशी की संज्ञा है, जो कि ज्यादातर वर्तमान में जो कुछ है उसे देख और समझ सकते हैं, उसके अनुसार एक्ट रिएक्ट करते हैं। ज्यादा लंबा दीर्घकालिक सोच उनके अंदर नहीं होती है, या त्रैकालिक सोच उनके अंदर नहीं होती है। हेतुपदेशी की संज्ञा के आधार पर जीवों के संज्ञेय और असंज्ञेय ये दो विभाग किए गए हैं। जिस जीव में अभिसंधारण पूर्वक क्रिया होती है वो हेतुपदेशी की संज्ञा की दृष्टि से संज्ञी है। जैसे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और समुच्चम पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, ये जो है वर्तमान की चीजों को सोच सकते हैं, उसके ऊपर एक्ट रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो है सोच विचार करके कुछ क्रिया करते हैं। जिस जीव में अभिसंधारण पूर्वक क्रिया शक्ति नहीं होती वह हेतुपदेशी संज्ञा की दृष्टि से असंज्ञ माने गए हैं। और पृथ्वी का एक इंद्रिय जीवों की चेतना जो है, चूंकि मूर्छित होती है, एक जिस तरह से शराब पी लेने पर व्यक्ति का दिमाग किस तरह से हो जाता है, मूर्छित हो जाता है या मत्त हो जाता है, तो उस तरह की इन जीवों की चेतना होती है। इसलिए ये ज्यादा उस तरह से सोच विचार करके कोई क्रिया नहीं कर सकते। तो वो इष्ट के लिए प्रवृत्त और अनिष्ट से निवृत्त होने में समर्थ नहीं होते। अर्थात मान लीजिए कि पानी को आप गर्म कर रहे हो, और पानी अगर आपने आप बचाव करना चाहे कि नहीं उस पर उसे चूल्हे पर या किसी गैस पर न रखा जाए, तो वो वहां से निकल करके नहीं भाग सकता है। तो उसमें इस तरह की क्षमता नहीं होती है। तो वो असंगी, इस दृष्टि से संगी और असंगी का विभाजन किया गया है। और लास्ट है दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। तो संगी और असंगी का तीसरा वर्गीकरण दृष्टि और अथवा दर्शन के आधार पर किया गया है। तो इसके अनुसार सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो संगी होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव जो है असंगी होते हैं। मिथ्यात्व मोहनी और शुद्ध ज्ञानावरण जो के क्षोपशम से संगी श्रुत की प्राप्ति होती है। यानी श्रुत ज्ञान के कई प्रकार माने गए हैं, उसमें एक संगी श्रुत माना गया है। तो ये मिथ्यात्व मोहनी और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षोपशम से ये संगी श्रुत की प्राप्ति होती है। तो वो एक प्रकार से संगी सम्यक दृष्टि जीव को ही उस तरह का ज्ञान, उसका श्रुत जो है वो संगी श्रुत के अंतर्गत माना जाता है। मिथ्यात्व मोहनी के उदय और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षोपशम से असंगी श्रुत की प्राप्ति होती है। और संगी का शुद्ध संगी शुद्ध और असंगी का शुद्ध असंगी शुद्ध कहलाता है। किंतु जिन लोगों के मिथ्यात्व मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, या शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोपशम अज्ञानावरण जिसे कहते हैं मिथ्यात्व, उसका जो है क्षोपशम है, तो उसको इस तरह का असंगी श्रुत होता है। तो जैसे कुत्सितशील को अशील कहा जाता है, वैसे मिथ्यात्व के कुत्सित होने के कारण संगी को असंगी कहा गया है, और मिथ्यात्व के कारण उसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो उस अवस्था में मनुष्य कुछ सोचता भी है और जानता भी है चिंतन पूर्वक, तो परंतु उसे जो कुछ भी मन से ज्ञान हो रहा है मेंटल लेवल पर, वो मिथ्यात्व दशा में होने के कारण से उसे संगी की कैटेगरी में नहीं लिया गया, उसे एक तरह से असंगी माना गया है। और ये कहना चाहिए कि उसके ज्ञान को ज्ञान भी नहीं माना जाता, अज्ञान कहा जाता है।
तो ये सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व दशा में होने वाला मानसिक जो चिंतन है या विकास है या समझ है, इसको ये तीसरा जो प्रकार है वो शो करता है। तो ये मन के इस तरह से 3 प्रकार देखे गए हैं। तो ज्यादातर हम वर्तमान में हम मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय जो जितने भी जीव हैं, उनमें जो थिंकिंग एबिलिटी है वो एक काली की संज्ञा या संप्रदान संज्ञा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके साथ ही ये इंद्रिय संबंधी विवेचन मेरा पूरा हो गया है। सो अब इस विषय में किसी के कोई क्वेश्चन है तो ये चैप्टर भी 15th चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो एड्रेस कर सकते हो। समणी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस, हाँ कचारा सर। एक तो क्या, पिछला लेक्चर मैंने पूरा आपका नहीं सुना था, इसको बंद म्यूट कर दे। मैंने पूरा लेक्चर नहीं सुन पाया था, मैं तो आपसे बात नहीं हो पाई थी। केवल इतना ही कहना था कि ये जो इंद्रियों के बारे में कहा गया है कि निवृत्ति और उपकरण 2 भाग होते हैं। तो मेरी समझ ये है कि उपकरण ब्रेन को कहा गया है, जो इंद्रियों के साथ में ब्रेन काम करता है। ब्रेन का और हार्ट का हमारे शास्त्रों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट वे में इसका उल्लेख मैं मानता हूँ कि इंद्रियों की जो उपकरण है वो ब्रेन है, जो इंद्रियां ब्रेन के साथ में मिलके काम करती हैं। तो एक तो मेरा ये कहना था। और दूसरा, अभी आपने जो दृष्टिवादी की मन की बात जो आपने फरमाई, उसमें ये कहा गया है कि जो मिथ्या दृष्टि है वो असंगी कहलाते हैं। यस। तो मेरा ऐसा समझ है कि जो मिथ्या दृष्टि है वो एक विशेष अपेक्षा से वो परिभाषा की गई है। मिथ्या दृष्टि का मतलब यह है कि केवल जिसको जिनवाणी में श्रद्धा नहीं है, ये कह सकते हैं एक तरह से, तो तत्व श्रद्धा नहीं है उनको, तो वो मिथ्या दृष्टि है। सही। तो मिथ्या दृष्टि का मतलब ये, जितने साइंटिस्ट हैं यार, जो जिनको जिनवाणी में श्रद्धा नहीं है वो भी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान है। हाँ, नहीं, अपने क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उनको क्या हम असंगी कहेंगे? ये कहने का मतलब। तो ये अभी जैसे मैंने प्रसंगवश ये बताया विषय कि ये अमुक अपेक्षा से ही आप उसको असंगी शास्त्र की भाषा में मान लिया जाता है। बट वैसे त्रैकालिक जो चिंतन की क्षमता है उस अपेक्षा तो संगी ही है। और ऐसे भी मनुष्य को अपन पंचेंद्रिय और पर्याप्ति की दृष्टि से उसमें 6 पर्याप्तियां मानते हैं। तो वो तो मानसिक रूप से तो विकसित प्राणी है और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो उनको कालिकी की अपेक्षा से तो वो संगी ही है। वो तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की दृष्टि से जब विचार किया गया है तो उसमें उनको असंगी श्रुत कह दिया गया। उनका जो भी नॉलेज है वो असंगी श्रुत के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि असंगी जो इतना बड़ा विद्वान है और हम कह रहे हैं असंगीत है। हमें वो अपेक्षा, जैसा आपने ही खुद नहीं कहा कि एक अपेक्षा से ही समझना है, तो वही बात है। उसी अपेक्षा से ही समझना। और दूसरा, आपने उपकरण इंद्रिय के संदर्भ में जो बात कही वो थोड़ी मुझे इसलिए नहीं जचती है कि हमारी कान की जो इंद्रियों की कान की रचना है, नाक की रचना है, वो ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा तो नहीं है। तो जो उपकरण इंद्रिय का जो आकार माना गया है वो उसी हिसाब से माना गया है जो हमारी फिजिकल जो सेंसेस है उसके हिसाब से। आप जो कह रहे हैं वो उसका मैं समझती हूँ कि पर्याप्ति से उसका संबंध है। पर्याप्ति से जो भी हमारा ब्रेन ही उसको इंद्रियों की जब रचना होती है तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसी से वो सारी इंद्रियों से संबंधित जो मटेरियल बाहर से लिया जाता है। इसमें एक प्रसंग आया भी है कि इंद्रियोपचय होता है। इंद्रियोपचय एक इंद्रियों के संदर्भ में कहा गया है। तो इंद्रियोपचय का मतलब है कि इंद्रिय पर्याप्ति।
और वो उसके द्वारा बाहर से इंद्रियों से संबंधित मैटर जो है वो ग्रहण होता है और इंद्रिय रचना में उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो वो ब्रेन का फंक्शन हम कह सकते हैं। और मुनिषी महेंद्र कुमार जी भी पर्याप्तियों का जो स्थान है वो मस्तिष्क में मानते हैं कि वो सारा मस्तिष्क का ही एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, जिससे कि हमारी बॉडी का, हमारी सेंसेस का और अदर चीजों का निर्माण होता है, माइंड का निर्माण होता है। सो वो ब्रेन का फंक्शन आप कह सकते हैं। वो पर्याप्तियां तो ब्रेन से रिलेट होती है, बट उपकरण इंद्रिय तो पर्टिकुलर इंद्रिय के अंदर ही है। तो वो जहाँ है वहीं पर उसी के साथ वो कनेक्टेड होगी, ब्रेन से वो उसका संबंध नहीं हुआ। ये जो जैसा प्रज्ञापना सूत्र में ये जो बात कही गई है, हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। निवृत्ति कहा गया, उपकरण कहा गया है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं तो उसको ब्रेन ही कहूंगा, क्योंकि बिना ब्रेन के इंद्रियां काम नहीं करती हैं। मेरा वो उपकरण है उसका जी। हाँ नहीं, बिना मूल बात ये है ना, पर्याप्ति, पर्याप्ति का क्या रोल है, इंद्रिय पर्याप्ति का रोल क्या है? हाँ, इंद्रिय पर्याप्ति का मैं समझता हूँ कि इंद्रियां अपना जो ज्ञान का जो उनका क्षेत्र है उसमें काम कर रही हैं। इंद्रिय पर्याप्ति का काम है कि मान लीजिए जीव जब गर्भ में आता है तो इंद्रियों का निर्माण करेगा इंद्रिय पर्याप्ति की सपोर्ट से। हाँ, तो ठीक है ना? इंद्रियों तो निर्माण बाहर करेगा से और मैं, इंद्रियों की हाँ, शक्ति काम करेगी, बाहर ज्ञान में शक्ति नहीं, जी। ज्ञान तो चेतना तो होती ही होती है, परंतु बात यह है कि वो जो इंद्रिय पर्याप्ति है वो एक प्रकार का ब्रेन का वो फंक्शन है जिससे कि इन बाहर से मटेरियल लिया जाता है, उसको इंद्रिय के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। सो ये दिस कैन बी डन थ्रू ब्रेन, और वो पर्याप्ति के माध्यम से होता है। सो मेरा मेरा थोड़ा इसमें सहमति कम है कि उपकरण इंद्रिय का स्थान हमारे मन में है। उपकरण इंद्रिय तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि मान लीजिए हमारे कान से शब्द हम सुन रहे हैं, तो शब्दों को रिसीव करना, डिटेक्ट करना, और उसको फिर बाद में जब वो शब्द को ग्रहण करेगी तब जाकर के माइंड उस पर कंसंट्रेट कर सकता है कि क्या शब्द है, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कह रहा है। सो उसके बाद में वो मन थिंक कर सकता है, यानी उपयोग इंद्रिय या लब्धि इंद्रिय जो है उस पर वर्क कर सकती है। बट पहले जो है वो उपकरण इंद्रिय के द्वारा, जो कि पर्टिकुलर इंद्रिय के अंदर ही होगी, तभी वो चीजें ग्रहण होगी, शब्द ग्रहण होंगे, चाहे रूप ग्रहण होगा, चाहे टेस्ट ग्रहण होगा। तो उसे ग्रहण करने के लिए उस पर्टिकुलर टंग के अंदर ही होना चाहिए ना, वो इंस्ट्रूमेंट ईयर के अंदर ही होना चाहिए, वो ब्रेन में होने से तो नहीं काम चलेगा। समझी जी, आपकी परमिशन हो तो मैं कचारा साहब से कुछ पूछना चाहूंगी। पूछ। हाँ कचारा साहब, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनमें हम ब्रेन को किस तरह से समझेंगे? एक इंद्रिय, बे इंद्रिय में उनमें उपकरण इंद्रिय तो होंगी, पर उसमें ब्रेन को हम कैसे समझेंगे? एक इंद्रिय में तो केवल स्पर्श का काम चल रहा है, बाकी इंद्रियां है ही नहीं ना। हाँ सही ना है, आंख है, पर न कान, ना आंख है, न कान है, न नाक है, न जीवा है। नहीं तो वो तो आपकी बात सही वो है, पर उसमें द्रव्य इंद्रिय तो है ना फिर भी। एक एक तो हाँ ही एक, पर वो, हाँ, तो उसको हम ब्रेन के साथ कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, ब्रेन के साथ नहीं, ऐसा कहा गया है कि जहाँ ब्रेन नहीं है, वो बात सही है, हाँ लेकिन जो इंद्रियां जो काम कर रही हैं तो वो मन के द्वारा काम करती हैं, मन के अध्यवसाय के द्वारा, तो अध्यवसाय के द्वारा। वहां भाव मन को हम गिनेंगे? भाव मन तो चेतना का भाग है, जैसा समड़ी जी ने फरमाया, वो तो हाँ तो, चेतना का भाग है। हाँ वही वही, तभी मतलब इसलिए ये क्वेश्चन हुआ मुझे कि अब भाव मन को हम अगर चेतना का भाग गिनते हैं तो ये द्रव्य इंद्रिय में तो आ नहीं सकता, तो अब कैसे? इसलिए मैं कंफ्यूज थोड़ी हुई, इसलिए मैंने आपको पूछा। भंडारी साहब भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अपने भंडारी साहब से कुछ सुनेंगे। हाँ भंडारी साहब। भंडारी साहब अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो पूछने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय कछारा साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मनोनीत किया है जैन एकेडमी में। तो
हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी। Congratulations. हाँ अच्छा, फिर मेरे कुछ प्रश्न समनी जी से हैं, पर वो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था मेरे लिए ये समझना। आई एम वेरी सॉरी, बट पहले मैं कुछ कछारा साहब ने जो कमेंट किए उसके बारे में अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। आपने जो है कहा कि ब्रेन जो है उपकरण है, लेकिन ब्रेन के कई भाग हैं। जो सुनने का भाग अलग है, देखने का भाग अलग है, और सब पांचों इंद्रियों के भाग अलग हैं। तो मेरे विचार से ब्रेन को एक उपकरण नहीं मान लेना चाहिए। उपकरण का मतलब वो हिस्सा जो उसको समझता है। और ब्रेन में फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये दो स्टेज में समझने का क्रिया बताई गई है। एक उसको हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं और एक उसको बाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो हार्ड प्रॉब्लम जो है वो है कि आप किसी चीज को देखते हैं तो उसको समझते कैसे हैं, और बाइंडिंग प्रॉब्लम है कि आपने कान, नाक, आंख सबसे अलग अलग सुना, उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, उनका बाइंडिंग कैसे होता है। फाइनली यू हैव ए परसेप्शन। तो मेरे ख्याल से जो आज का चैप्टर है वो बहुत अद्भुत चैप्टर है। समनी जी ने बड़ा अच्छे से हमको बताया, पर इसको मॉडर्न जो है ये जो दो स्टेजेस हैं, बाइंडिंग प्रॉब्लम एंड हार्ड प्रॉब्लम, उसके माध्यम से अगर हम इसको सीखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। तो ये मैं एक मिनट आपके स्पष्ट कर दूं, ये जो दोनों काम चेतना करती है। ये जो बाइंडिंग है जो इंफॉर्मेशन की, आप जो बाइंडिंग प्रॉब्लम कह रहे हैं वो यही है कि जो ब्रेन में न्यूरॉन फायरिंग होती है, इम्पल्सेस होते हैं और बिट्स एंड पीसेस में काम करता है ब्रेन, और जबकि हमारा परसेप्शन होल होता है, इंटीग्रेटेड होता है। तो ये जो परसेप्शन है वो आत्मा के द्वारा होता है, भाव मन के द्वारा होता है, ये ब्रेन नहीं करता। ब्रेन इज ओनली आप भाव मन को आत्मा का भाग मानते हैं, ऐसा है? मैं बिल्कुल भाव मन को आत्मा का भाव समझने में मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो चेतना मैं का भाग उसको समझी जी ने फरमाया अभी, चेतना है, चेतना है। पर मेरे समझ का मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ आपको। वो सही बताया है, वो मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मेरे को मन जो है वो मैटर से कनेक्टेड है। द्रव्य मन है वो द्रव्य मन है। जो मैटर से कनेक्टेड है वो द्रव्य मन है, और आत्मा का जो भाग है वो तो भाव फिजिकल मन है ही। नहीं, भाव मन भी आई डोंट नो, वी कैन डिस्कस, बट दिस इज ए अनदर पॉइंट। पर मैं कह रहा हूँ कि जो उपकरण है वो अलग अलग भाग के हैं, ऐसा मैं सोचता मान सकते हैं, तो मान सकते आप हैं। ब्रेन को एक एंटिटी कह के ब्रेन एक उपकरण है, ऐसा नहीं है। पांचों इंद्रियों के 5 उपकरण वहां पर उपस्थित हैं। वो ब्रेन के पार्ट्स ही हैं, ब्रेन के पार्ट्स ही हैं। वो एक ही ब्रेन के पार्ट्स हैं, एक पार्ट कुछ फंक्शन करता, और वो भी मिले हुए हैं। बिल्कुल सेपरेशन नहीं है, 100% सेपरेशन नहीं है। जैसे टेम्पोरल लोब है तो वो सुनने का काम करता है, लेकिन वो दूसरा काम भी करता है। इस तरह से है। दिस इज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये चैप्टर थोड़ा गूढ़ था, इसको हम सबने जी अगर दोबारा से इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करें तो मतलब ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से और पन्नावना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हम इन दोनों को समझ सकते हैं। अच्छा, अब 2-3 और प्रश्न अगर अनुमति हो तो। एक तो आपने वर्ड यूज किया थॉट वेव्स एक स्लाइड में, तो ये थॉट वेव्स अपने सूत्र में लिखा हुआ है कि आपने ट्रांसलेट किया है? ये मतलब वाज देयर ए कंसेप्ट ऑफ वेव्स
इन पन्नावना सूत्र? ये मेरा प्रश्न ये है। थॉट वेव्स को मन की पर्याय कहते हैं, मन की पर्याय शब्द प्रयोग हुआ है ना। नहीं, ये वेव्स शब्द तो आपने ऐड किया है। वेव्स तो मैंने इसलिए कि वर्तमान के लोग उसे समझ पाए, वहां पर पर्याय शब्द है कि मन की जो पर्याय होती है वो मनोवर्गणा के पुद्गलों से क्रिएट होती है। तो मन की पर्याय क्या है कि मानसिक चिंतन जो भी हम करते हैं, विचार जो भी करते हैं, मानसिक जो भी इमेजेस बनती है, तो उसके लिए तो वर्तमान में समझने के लिए उसको थॉट वेव्स कह सकते हैं आप। तो मन की पर्याय है, मन की अवस्थाएं। ये वेव्स तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम हुआ, और अवस्था जो है वो उसकी स्टेज होती है, मतलब ऐसा थोड़ा समझना मुझे पड़ेगा। मन से कम्युनिकेशन भी होता है ना, मानसिक स्तर पर भी कम्युनिकेशन होता है। विशेष रूप से तीर्थंकरों के को अगर कभी कभी देवता अपने स्वर्ग में रह करके कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं तो वो मेंटल लेवल पर ही उसमें जवाब देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनसे। अच्छा, एक कमेंट था कि आप ये जो डिस्टिंग्विश कर रही हैं सूक्ष्म और स्थूल में, हाँ, ये सूक्ष्म जो है वो यंत्र के द्वारा भी देखा जा सकता है, तो इसको हम जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम इनको नॉन इंटरेक्टिंग और इंटरेक्टिंग इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि सूक्ष्म तो हमारे इंद्रियों से इंटरेक्ट ही नहीं करता। हाँ। उसको सूक्ष्म कहना मतलब लिटरली मीनिंग होता है छोटा। हाँ। तो वो सूक्ष्म का मतलब छोटा है, तो कोई यंत्र लगाएंगे जैसे माइक्रोस्कोप है तो वो बड़ा भी दिखेगा उसमें, तो वो सेंस में ये नहीं है मेरे ख्याल से। इसको करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए हमको नॉन इंटरेक्टिंग को सूक्ष्म मानना चाहिए और इंटरेक्टिंग जो है उसको स्थूल मानना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आपका क्या इस पे कमेंट है? सूक्ष्म मीन्स सटल या माइक्रो। सो माइक्रो चीज है वो निश्चित रूप से इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव ही होती है सेंसेस के लिए। सेंसेस जो है वो स्थूल चीजों को ही ग्रहण कर पाती है। तो मैक्रो या माइक्रो या सटल शब्द हम प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, बट आप नॉन इंटरेक्टिव बोल रहे हैं तो उसमें भी मुझे कुछ आपत्ति नहीं लगती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं, वो समझने में आसानी रहती है कि भाई ये अपने इंद्रियों से इंटरेक्ट ही नहीं करते। हाँ, वो इंद्रियों की रेंज में ही नहीं आता, कहने का मतलब ये। हाँ, एग्जैक्टली। इंद्रियों की रेंज से वो बिलो है, बिलो द रेंज ऑफ द। From physics point of view, there are particles who are non-interacting, weakly interacting and interacting. Okay. हाँ, तो हम उस दृष्टि से करें तो कम से कम हमारे समझ में आ जाएगा कि ये इनका कोई इंटरेक्शन कोफिशिएंट नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, वो बिलो द रेंज है। अच्छा, ठीक है, वो तो आपने क्लियर कर दिया। एक लास्ट प्रश्न था कि आपने कहा कि जो मिथ्या दृष्टि, हाँ। लेकिन जो उस श्रद्धा जिसमें नहीं होती वो भी असंगी होते हैं, ऐसा कहा गया है, राइट? और श्रद्धा नहीं है का मतलब ये मिथ्यात्व ही है। हाँ, लेकिन जो अंधश्रद्धा होती है कि कुछ भी लिखा है उसको आप मान लो, मैं उसको मिथ्यात्व बोलता हूँ। नहीं, ये गलत है। ये तो गलत बात है। पहली बात ये है ना, जो लोग अंधश्रद्धा करते हैं, अंधश्रद्धा एक्चुअल में होती नहीं है, उनके अंदर तत्व के प्रति अगर श्रद्धा है तो ये मान के चलो कि उसके अंदर इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग है कि वो सेंस कर रहा है कि ये रियलिटी है। उसे चाहे उसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो वो दे नहीं सकता है, बट उसकी अंतरात्मा से उसे तत्व समझ में आता है। सो वो ऐसे अंधश्रद्धा नहीं होती है तत्व के ऊपर, और वो अंदर का इंट्यूशन पावर उसका होता है ज्यादा। नहीं, जैसे कुछ लिखा हुआ आगम में हमारे समझ में नहीं आया और लेकिन हम मान लेंगे तो वो तो अंधश्रद्धा हुई, और अगर वो समझ में आ गया और फिर माना तो वो पूर्ण श्रद्धा हुई। या उसको कहते, देखिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो चीज हो गई ना। श्रद्धा आप करते हैं उस समय समझा भले नहीं हो, परंतु आपको तत्व में श्रद्धा है कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है,
और अंदर से इंट्यूट होता है वो चीज एक तरह से। ये भी कोई इंटरनल रीजनिंग है आपका, जो इनर रीजनिंग है, जिससे आप इस चीज को श्रद्धा कर लेते हो। परंतु जानने का प्रोसेस बाद में आप करते हैं कि भाई इसका डिटेल क्या है, क्या चीज है, किस रूप में है, क्या सारा डिटेल बाद में जानने की कोशिश करते हो। तो सम्यक ज्ञान उसके नेक्स्ट स्टेज है, सम्यक दर्शन उसका प्री स्टेज है। और वो भी एक तरह से ब्लाइंड नहीं होती है, वो भी अंदर से इंट्यूट होता है, तभी व्यक्ति तत्व को या सत्य को एक्सेप्ट करता है। इतना इजी नहीं है। ठीक है, आप जो फरमा रहे हैं सम्यक दर्शन को कहा जाता है एनलाइटन वर्ल्ड व्यू कहा जाता है। ये एनलाइटन वर्ल्ड व्यू है, यानी इंटरनल आपके अंदर वो एक उस चीज को की समझ है, तभी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे मैं फिर दोबारा आपसे समझने का प्रयत्न करूंगा। मेरा लास्ट प्रश्न है कि आपने माइंड की 3 स्टेजेस बताई थी। यस। काली की और हेतु हेतुपदेशी की, हाँ, और दृष्टिवाद उपदेशी की। यस। तो ये मेरे को समझ में नहीं आई तीनों। तो कालिकी का मतलब है कि आप साइंटिस्ट हैं, तो आप वर्तमान की बातों को सोच सकते हैं, अतीत में क्या कुछ किया तो उसका एनालिसिस करके वर्तमान में किस तरह से आगे का डिसीजन लेना है। सो फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का सोचने की क्षमता आपकी है। आप तीनों कालों से रिलेटेड चीजें सोच सकते हैं। तो ये जो क्षमता मेंटल आपके अंदर है, एबिलिटी है, ये कालिकी जो है मेंटल एबिलिटी कहलाती है। इन तीनों कालिका का मतलब त्रैकालिक, जिसमें तीनों कालों से संबंधित थिंकिंग एबिलिटी होती है। आप पास्ट की चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, उससे कुछ लर्न कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, उसके आधार पर आगे के डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए इसके बारे में सोच सकते हैं। प्रेजेंट में जो कुछ आपको करना है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये काली की माइंड के अंदर होती है। और ये तिर्यंच पंचेंद्रिय तक इन जीवों में, या तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्यों में होती है, परंतु तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, इसलिए उसको हेतुपदेशी की कहा है। और मनुष्य में विशेष रूप से ये विकसित होती है। तो उसमें एक क्षमता है कि वो दीर्घकालिक सोच उसके अंदर हो सकती है। ये एक प्रकार के दीर्घकालिक सोच है, थिंकिंग एबिलिटी है। और दृष्टिवाद उपदेशी की तो ये हो गया कि सम्यक और मिथ्यात्व, यानी तत्व का, सत्य का निर्णय करने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आप, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ भी अपनी थियरी डेवलप कर लेते हैं, परंतु तत्व और सत्य को जानना की क्षमता भी साथ में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। पर ये पार्ट जो है ये, और मेमोरी पुद्गलिक होती है या एक्चुअल में तो मेमोराइज करने का पावर तो अपनी सोल का है। देखिए, पास्ट लाइफ का मेमोरी कैसे होती है? अब पास्ट लाइफ का कोई ब्रेन अभी वर्तमान में तो आपके पास है नहीं, माइंड उस तरह का स्ट्रक्चर है नहीं वर्तमान में। बट जो कुछ मेमोराइज करने का ये सब नॉलेज है, एक प्रकार का मेमोरी पास्ट लाइफ का आपका एक्सपीरियंस है। वो तो सारा आत्मा का पार्ट है, कॉन्शियसनेस का पार्ट है। बट हाँ, ठीक है, उसको आप तभी वो चीजें आपके दिमाग में मेमोराइज आप कर पाते हो कि आपके पास में विकसित ब्रेन हो या माइंड हो, आपने किसी चीज पर डीपली सोचा है, देखा है, कंसंट्रेट किया है, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहती है और वो आगे भी कैरी ऑन आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है, हमारी अपना ही चेतना से जुड़ी हुई चीज है। तो ये परंतु जब आप किसी चीज पर माइंड से मेंटली थिंक कर रहे हैं तो उसके इम्प्रेशन आपके अंदर बनते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक आप उसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं तो वो बहुत डीपली आपके माइंड में इनग्रेंड हो जाती है। तो उसकी मेमोरी जो है वो शार्प रहती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो तो आत्मा में नहीं होती ना, वो तो मन में ही होगी। मतलब देखिए, मन का देखिए, कोई भी इमेजिनेशन कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज को मेमोराइज कर रहे, करने वाला कौन है? चेतना है। ये तो माइंड तो करने वाला, थिंकिंग की एबिलिटी किसमें होती है? जीव में होती है। तो ये तो मूल तो चेतना के ही सारे फंक्शन है, चाहे किसी चीज को मेमोराइज करो, चाहे इमेजिन करो, चाहे थिंक करो, चाहे रीजनिंग करो, सारे चेतना के फंक्शन है जो ब्रेन के माध्यम से या माइंड के माध्यम से होते रहे।
उसमें मेंटल जो मैटर है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका क्लैरिफिकेशन के लिए, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मेरे विचार में कुछ दोबारा इसका रिवीजन करवा दें आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और किसी के जसवंत भाई के प्रश्न है कुछ? भंडारी साहब इसका रिकॉर्डिंग एक बार वापस सुन लेना, उसके बाद हम समृद्धि से क्वेश्चंस करेंगे, इन पर्सन भेजेंगे और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जो चाहिएगा वो हमसे बात कर लेंगे। जसवंत सर जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। वंदा मैम, आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके, तो पहली बात तो जो संधि और असंधि की बात चली, तत्वार्थ सूत्र में समनस का संधिना ऐसा करके सूत्र आता है। yes. जिसके पास फिजिकल ब्रेन है उसको संधि कहा गया है। और जो दूसरी बात चली संधि और असंधि की, और ज्ञान की अपेक्षा से जो है उस अपेक्षा से भी संधि और असंधि होता है, ये भी फर्क हो जाता है, ये फर्क आता है। तो जो है मति ज्ञान का विषय जो है, जो मेमोरीज का भी भंडारी साहब ने उल्लेख किया, वो मेमोरीज जो है वो तो मति ज्ञान का ही विषय है। और एक सिंपल एग्जांपल, अगर टाइम परमिट करे तो एक थोड़ा सा एग्जांपल में समझा दूं कि जो एक एग्जांपल आता है कि गौतम स्वामी वो ब्राह्मण को दीक्षित करके लेके आते थे, और जब भगवान महावीर स्वामी को देखा तो वो खेडूत जो था वो बोला मुझे ऐसे गुरु नहीं चाहिए, तो छोड़ के भाग चला। तो फिर गौतम स्वामी ने पूछा महावीर स्वामी जी से कि बनते ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने जो याद किया वो जो जाति स्मरण ज्ञान से किया, तो वो मेमोरी जो पार्ट था वो फिजिकल ब्रेन की अपेक्षा से था, और भगवान ने जो जाना वो ज्ञान की अपेक्षा से था। तो यहाँ फर्क हो जाता है कि मति ज्ञान का विषय जो मेमोरी है वो खाली याददाश्त की अपेक्षा से है, और ज्ञान जो है वो बिल्कुल अलग अवस्था है। तो यहाँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है मेमोरी और ज्ञान का, इस तरह से होता है, एक डिफरेंस से आता है। और दूसरी बात जो थी सूक्ष्म के बारे में, तो सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से सूक्ष्म के भी भेद हो जाते हैं, तीन अलग अलग हो जाते हैं, तो इस तरह से डिफरेंस आता है। तो इसलिए क्या है, जो ज्ञान और अज्ञान का वो वेदांत की भाषा में पराविद्या और अपराविद्या इस तरह से कहा जाता है। सा विद्या या विमुक्त है जो कहे, तो उसमें जो है पराविद्या है, और जो अपराविद्या है उसको हम अज्ञान कहते हैं। तो इसलिए पंडित सुखलाल जी ने भी तत्वार्थ सूत्र के बारे में एक चर्चा पे कहा था कि आप ज्ञान को अज्ञान क्यों कहते हो, क्योंकि ज्ञान जो है वो आत्मा की अपेक्षा से जब होता है तब उसे ज्ञान कहते हैं, और इंद्रिय या उसकी अपेक्षा से होता है तो उसको अज्ञान कहते हैं। यानी विद्या तो है लेकिन डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान और अज्ञान का भी फर्क हो जाता है, मेमोरीज का भी फर्क हो जाता है, सूक्ष्म का भी फर्क हो जाता है। इस तरह से अलग अलग स्टेज आती है। ये मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग थी, उस हिसाब से मैंने जो कुछ भी समझ में आया वो किया। तथ्य केवल ही गंभीर रह जाएगा। नहीं, सही है। वो आपने जो बताया कि वो मेमोरी और ज्ञान का फर्क, तो वो भी सही बात है कि इसीलिए कहा जाता है ना कि मेमोरी जो होती है किसी भी चीज की, तो उसमें माइंड का सपोर्ट तो चाहिए आपको, और केवल ज्ञानी को उसकी जरूरत नहीं होती है, वो तो सीधा डायरेक्ट किसी चीज को जान सकते हैं। तो वो थोड़ा मनोवर्गणा के पुद्गल, इसीलिए जो है मनोवर्गणा के पुद्गल का संबंध रहता है, कहीं ना कहीं मैटर का संबंध रहता है थिंकिंग में और इमेजिनेशन में और वगैरह वगैरह। बट वो प्रोसेस जो भी हो रही है इमेजिनेशन करने की, मेमोराइज करने की, वो तो चेतना ही करती है। जड़ पदार्थ अपने आप तो ये सब कुछ नहीं करता है ना। और जो ये उपकरण की बात चली थी, तो जैसे सुनने में जो है निवृत्ति उपकरण यानी एक्सटर्नल ईयर जो है, लेकिन जो टिश्यूज माइंड तक ले जाते हैं उसको उपकरण कहेंगे। और जो ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन है, वो तो कंपाइल करता है। तो टिश्यूज जो ले जाते हैं वो उपकरण है, वो काम नहीं करता है, तभी तो डेफ हो जाता है वगैरह हो जाता है। तो उपकरण का भेद यहाँ पे अलग हो जाएंगे। नहीं तो वो उपकरण कहाँ है? पर्टिकुलर इंद्रिय के अंदर है या ब्रेन के अंदर है? नहीं, कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कान जो है उसके और ब्रेन के साथ जो कनेक्ट करता है, जो भी हो, उसको उपकरण कहेंगे।
It is an instrument connecting the physical and the brain. फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ हियरिंग एंड द ब्रेन। वो इक्विपमेंट एक्चुअल में तो अपनी जो फिजिकल सेंसेस है उसी में लोकेटेड होना चाहिए ना, उसमें कनेक्शन ब्रेन के साथ भले हो जाए बट वो लोकेटेड तो यहाँ होना चाहिए ना डेटा। इट इज जस्ट लाइक ए सॉरी इट इज जस्ट लाइक ए कनेक्टिंग वायर। जैसे कभी कभी होता है कि कान होते हुए भी सुनाई नहीं देता है, तो वही यहाँ की उपकरण इंद्रिय जो है वो वर्क नहीं कर रही है, सेंस डेटा बाहर से ग्रहण नहीं कर रही है, रिसीव डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो मतलब दिखने में कान बिल्कुल बराबर सही दिख रहा है बट उसमें वॉइस को रिसीव करने की पावर नहीं। सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट कहते हैं, इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। समृद्धि जी शायद जसवंत सर जी अपने को ऑडिटरी नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स उसकी शायद बात कर रहे हैं। क्या जसवंत सर जी मैं सही इंटरप्रेट कर रही हूँ उसको? More or less like that one only. Okay. तो वो नर्व्स कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस से कनेक्टेड तो रहना ही चाहिए ना, ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन हो सकता है बट वो इन सेंसेस से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए, नहीं तो इन आंखों का, इन गोलकों का या कानों का क्या रोल है फिर? जस्ट वो ओपन होती है और कुछ रिसीव नहीं करती तो आगे प्रोसेस भी कैसे होती है? जैसे माइक है तो माइक पे जो आवाज आएगी वाइब्रेशंस होगा, that will be carried up to the amplifier through the wire. एम्पलीफायर करना है वो तो ठीक है, परंतु वो तार तो उस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है ना। Yes, the difficulty is जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको फिजिकल एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ही लिमिटेशंस आ जाते हैं। That is the difficulty. नहीं, उपकरण इंद्रिय तो फिजिकल ही है ना, वो तो कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो फिजिकली है। जसवंत सर जी क्या इसको हम थोड़ा सा वापिस एक बार डिस्कस करके और प्रॉपरली ड्राफ्ट करके समृद्धि से डिस्कस करें? श्योर, डेफिनेटली, श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उसमें हमें कचारा साहब की भी जरूरत रहेगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि हाँ, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। हाँ, वर्षा सर जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। म्यूट है, हाँ। हाँ वर्षा जी। शमणी जी मथे नंग वंदामी। यही है जो मैं फर्दर डिस्कशन करना चाहती हूँ कि उपकरण के बारे में जो हम बोल रहे थे, तो निवृत्ति, लब्धि और उपकरण, ये तीन है ना, निवृत्ति, लब्धि और उपकरण। तो निवृत्ति और उपयोग, चार इंद्रियां होती हैं। हाँ, चार, हाँ, लास्ट इज उपयोग, यस। तो ये जो ये अपना निवृत्ति है वो तो द्रव्य और भाव दोनों है। द्रव्य मन, भाव मन, आत्मा के साथ जो कनेक्शन है बाह्य से और आंतरिक से, ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रमाण जो हेमचंद्र आचार्य प्रमाण शास्त्र है ना, उसमें पढ़ा था मैंने। फिर ये अपना लब्धि है वो अपनी क्षयोक्षम के ऊपर है कि कितना हम समझ सकते हैं क्षयोक्षम के ऊपर। और जो निवृत्त उपकरण है तो वो बोलते हैं कि जो बाह्य पैराफिल्मिया जो हम बोलते हैं ना, एक्सटर्नल, कि सपोजिंग कि अगर हम हमारी आईज वगैरह है, आई तेज सही है, देखने की क्षमता है, लेकिन अगर लाइट नहीं होगा तो कैसे हम देख पाएंगे? तो उपकरण ये एक्सटर्नल पैराफिल्मिया जो बोलते हैं, तो ये हो सकता है क्योंकि प्रमाण शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा ये इंग्लिश वर्ड, ये साइंस के जो वर्ड हैं, शेषा ने भी बोला और आपने बोला, तो इसका थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही इसके कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना? मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट अच्छी तरह से। तो कहाँ उपकरण इंद्रिय से किसका कनेक्शन हो रहा है और किसका द्रव्य इंद्रिय से हो रहा है,
निर्वृत्ति के साथ हो रहा है, सो वो अपन थोड़ा देख सकते हैं। दूसरा में ये आप जो कह रहे कि द्रव्येंद्रिय जो है वो भावेंद्रिय की होती है, चेतना, तो द्रव्येंद्रिय का मतलब ये है कि जिसमें भाव नहीं है, जो फिजिकल है, ठीक है ना, हाँ, प्योर फिजिकल है। लेकिन वो निवृत्ति का ही हिस्सा है, द्रव्य और भाव नहीं, भाव दो इंद्रियां हो गई, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ठीक है ना। द्रव्येंद्रिय के अंदर जो जानने की एबिलिटी है, क्षोपशम भाव है, वो भावेंद्रिय कहलाती है। तो हर इंद्रिय की अपनी भावेंद्रिय होती है, आंख की अपनी भावेंद्रिय है, कान की अपनी भावेंद्रिय है, नाक की अपनी भावेंद्रिय है, चेतना तो सबके साथ जुड़ती है ना। जब आंखों से चेतना काम कर रही है तो वो भावेंद्रिय कहला रही है, और आपकी वो चेतना कितनी काम कर रही है वो तो आपके क्षोपशम के ऊपर है, आप में कितनी देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, कितनी है, तो वो तो क्षोपशम भाव है। तो हर द्रव्येंद्रिय के साथ भावेंद्रिय कनेक्टेड तो होती है, तभी तो वो जानती है किसी चीज को। पर जब हम द्रव्येंद्रिय की बात कर रहे हैं ना, फिजिकल सेंसेस की बात कर रहे हैं, तब वहाँ भावेंद्रिय की बात अभी मिक्स मत करिए। एंड भावेंद्रिय की जब बात कर रहे हैं तो भावेंद्रिय को समझिए कि वो चेतना है जो इंद्रियों के माध्यम से काम कर रही है। अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से चेतना अलग अलग तरीके से काम कर रही है। आंखों के माध्यम से वो रूप को ग्रहण कर रही है, नाक के माध्यम से गंध को ग्रहण कर रही है, जिह्वा के माध्यम से टेस्ट कर रही है। सो ये जो सेंस करने का जो हमारी एबिलिटीज हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, वो सारी हमारी अपनी चेतना से संबंधित। हाँ, लेकिन निवृत्ति का ही दो हिस्सा है, द्रव्य और भाव। देखिए, निवृत्ति किसको कहते हैं? निवृत्ति द्रव्येंद्रिय के संबंध में कहा जाता है। निवृत्ति ये द्रव्येंद्रिय का एक प्रकार है, ठीक है ना। द्रव्येंद्रिय के दो प्रकार है, निर्वृत्ति और उपकरण, ठीक है ना। सो निर्वृत्ति भी दो तरह की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल दिख रहा है ये तो बाह्य निवृत्ति, और इंटरनल इसकी जो रचना है, इसके अंदर जो भी नर्व्स वगैरह, जो ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह जो भी हैं, ये सारी आंतरिक रचना है उसकी, क्लियर। और उसमें जानने की सेंस को, बाहर से सेंस डेटा को रिसीव करने की जो पावर है वो उपकरण इंद्रिय है। वो जब डेटा को ग्रहण करेगी, कान होते हुए भी अगर हमको शब्द सुनाई नहीं दे रहा तो हम उसको नहीं कर सकते ना, बराबर है। इससे पहले आपको ये इंद्रिय जो है वो साउंड को ग्रहण करना चाहिए उसके ऊपर फिर हमारा उपयोग काम करता है, और हमारी लब्धि काम करती है। लब्धि के हिसाब से उपयोग होता है, ठीक है ना। जितना वो लब्धि होगी उतना ही आप जान पाओगे, क्लियर। तो वो भावेंद्रिय का हिस्सा है। तो ये द्रव्येंद्रिय के अंतर्गत आती है निर्वृत्ति, अच्छा। हाँ, और भावेंद्रिय के अंदर लब्धि और उपयोग आता है, क्लियर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर को समझाया है। और उसके बावजूद भी मैं सभी श्रोताजनों को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हमें मेल करके अपने प्रज्ञा का सूत्र का कौन सी डेट का ये था, मतलब सेशन था, उसके हिसाब से आप भेजोगे तो हम समणी जी से भेज के, और उसका ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हम सबको हो सकता है, तो वो कंफर्टेबल भी ज्यादा रहेगा। तो हम ये सुझाव आपको अगर समणी जी सही लग रहा है तो आप उसके बारे में जो भी बताना चाहें। वो सही है। आप जो ये सारे लेक्चर्स हैं, किसी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं, और आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा भी हो सकता है इस विषय में। साइंस की दृष्टि से कुछ नई चीजें आप ऐड भी करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आंसर करूंगी उसका। तो वर्षा जी हैं, वर्षा जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि ये जो इंद्रिय वाले दो चैप्टर हैं, इन पे आप जो बताया है समझ जी ने, वो आप एक आर्टिकल लिख के दें तो हम उसको बेस मान के इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं हैं। वो एक घंटे में ये सब समझना तो आसान नहीं है, पर आप लिखेंगी तो अपने सबको समझ में आ जाएगा, और आपको तो काफी इसका ज्ञान भी है। तो एक जस्ट रिक्वेस्ट टू यू टू राइट ऑन दिस। प्रयास करती हूँ जी जी, थैंक यू। आईसी शास्त्री की जैन एपिस्टेमोलॉजी को देखिए तो विस्तार से काफी कुछ, क्या हमारी कॉन्शियसनेस इंद्रियों के माध्यम से कैसे वर्क कर रही है वगैरह वगैरह, तो काफी उन्होंने विस्तार से लिखा है। आपने बहुत अच्छे से पर समझाया है। काफी सारे क्वेश्चन में भी जितने भी मतलब
क्वेश्चन आए उसका भी बहुत अच्छे से आपने क्लैरिफिकेशन दिया है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो बहुत रसप्रद और जानने के लिए बहुत अच्छा रहा है आज का ये सेशन। और जैसे आपने द्रव्यमन और भावमन का भी समझाया, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और निवृत्ति वगैरह का समझाया, बहुत बहुत अच्छे से समझाया है समझी जी। सही में इसके लिए क्या कहे वो समझ में नहीं आता, कितने सारे क्वेश्चंस है उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो डिटेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से तो ना वो इंटरेस्टिंग बन जाती है ना टॉक, नहीं तो ये लगता है कि मैं बोल रही हूँ और किसी को कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं बहुत अच्छे से पता चलता है कि सब कुछ समझ में भी आ रहा है और कहाँ उनको अनक्लैरिटी है या कुछ नया क्वेश्चन है, तो अच्छा है, मुझे समझने में हेल्प मिलती है। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। ओके चलिए। आप में से और किसी के कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं समरी जी को आज का ये सेशन का अंतिम मंगल के लिए प्रार्थना करूं। हाँ समरी जी, किसी के क्वेश्चन नहीं है, आज का अंतिम मंगल के लिए प्रार्थना करती हूँ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको जय जिनेंद्र। समरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। समरी जी सुख ठीक है, लीव करते।